अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ लीगल लेंस। ये हमारा एक ऐसा शो है जहाँ पर हम डिफरेंट लीगल टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये टॉपिक भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बच्चों के लिए, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ऐसे के पर्पज़ के लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रेफरेंस के तौर पे। तो आज हम सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर किस तरह से है, कौन अमेंडमेंट कर सकता है, किस तरह से की जाती है। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है कि जी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हमारे पास एक डिबेट आती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसको नॉर्मल जो आपकी असम्बली है, जो आपकी मजलिस शूरा जिसको आप बोलते हैं पार्लियामेंट है, वो अमेंड कर सकती है या उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली सेपरेट चाहिए। तो इस टॉपिक को भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 238 एंड 239, ये दो आर्टिकल्स हैं जो कि डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट के प्रोसीजर को। सबसे पहले हम आर्टिकल 238 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 238 सिर्फ एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हमें बताता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट किस तरह से होगी या कैसे की जाएगी, कौन करेगा। वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट करेगी। तो ये पूरे का पूरा जो इख्तियार है, राइट है, ये डिबेट ही यहाँ पर ख़त्म हो गई कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी अमेंडमेंट जो है वो कौन करेगा, वो आपकी पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 239 की, आर्टिकल 239 की, कि 239 किस चीज़ की बात करता है। 239 पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा एक आप कह लें कि रोड मैप टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो हमारे सामने लेके आता है कि किस तरह से अमेंडमेंट की जाएगी, किस हाउस में ओरिजिनेट होगी और किस तरह से जो है वो आपकी अमेंडमेंट की जाएगी। तो आर्टिकल 239 की अगर हम क्लास 1 की बात करें तो आर्टिकल 239 की क्लास 1 ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी हाउस के अंदर ओरिजिनेट की जा सकती है। इसमें कोई कंपल्जन नहीं है कि वो नेशनल असेंबली के अंदर होगी फर्स्ट टाइम इनिशिएट या वो आपके सेनेट के अंदर होगी। तो सेनेट या आपके नेशनल असेंबली दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है उसको ओरिजिनेट किया जा सकता है। कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है इस बिल को। अब हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिहाज से देख लेते हैं कि अमेंडमेंट के अंदर डिफरेंट किस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं और उन सिचुएशंस के मुताबिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का जो प्रोसीजर है वो ले डाउन करता है। सबसे पहले अगर हम सिचुएशन 1 की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक किसी भी हाउस के अंदर हम ये सपोज कर लेते हैं कि नेशनल असेंबली के अंदर एक अमेंडमेंट जो है वो इनिशिएट की गई, ओरिजिनेट की गई एक बिल की सूरत में। जिस तरह नॉर्मल बिल आता है उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओरिजिनेट हुई एक हाउस के अंदर, जिसको हमने सपोज कर लिया कि वो नेशनल असेंबली के अंदर है। तो अब सिचुएशन 1 ये होगी कि नेशनल असेंबली ने उस हाउस को वो जो अमेंडमेंट है उसको पास किया। अब पास कैसे करना है, नॉर्मल जब भी कोई बिल होता है उसको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आपकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं बल्कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 239 कि 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। एक यहाँ पर मैं ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूं स्टूडेंट्स की कि जितने मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी या कि टोटल मेंबर्स जो हाउस का टोटल मेंबर्स हैं उनकी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टोटल जो हाउस है उसके टोटल मेंबर्स के 2/3 अगर मेजॉरिटी इसको पास कर देगी तो हम जो है वो इसको यही कंसीडर किया जाएगा कि ये जो बिल है वो पास हो गया है। तो अगर लेट्स सपोज नेशनल असेंबली में इनिशिएट हुआ, उसके 2/3 मेजॉरिटी ने उस बिल को पास कर दिया।
अब क्या होगा, अब हमारे पास सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है इसमें ये बिल भेजा जाएगा किसको, सेकंड हाउस की तरफ। लेट्स सपोज वो सेकंड हाउस हमारा सेनेट आता है और हमने जब पहले हाउस से बिल पास हुआ वो सेकंड हाउस में चला गया, सेकंड हाउस ने उस बिल को अगर तो पास कर दिया एज इट इज, कोई अमेंडमेंट सजेस्ट नहीं की, एज इट इज उस बिल को पास कर दिया। सिचुएशन 1 की हम बात कर रहे हैं, तो उसको एज इट इज अगर पास कर दिया तो बिल को भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको अपनी असेंट दे दे। और प्रेसिडेंशियल असेंट जब उसको मिल जाएगी तो वो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है अब वो पास समझा जाएगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट इस तरह से समझी जाएगी कि जैसे वो अमेंडमेंट हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे ही उससे प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाएगी। ये हमारे पास सिचुएशन 1 थी कि जिसमें पहले हाउस ने बिल को पास किया, अमेंडमेंट बिल को, और दूसरे हाउस की तरफ भेजा, उसने भी उसको एज इट इज पास कर दिया, उसने कोई अमेंडमेंट सजेस्ट नहीं की। अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की कि सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या है। सेकंड सिचुएशन ये आती है कि किसी एक हाउस के अंदर जो हमारी अमेंडमेंट है वो इनिशिएट हुई, इनिशिएट होने के बाद उसने जो है वहां पर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस उसने उसे पास किया और सेकंड हाउस की तरफ भेज दिया। अब सेकंड हाउस जो हमारी सेकंड सिचुएशन है वो ये है कि उस जो सेकंड हाउस है, जो फार्मर हाउस ने उसे पास किया और लेटर हाउस की तरफ भेजा, उस हाउस ने अमेंडमेंट के साथ उस बिल को पास किया, पास तो कर दिया, और उस हाउस ने भी 2/3 मेजोरिटी के साथ ही पास करना है, उसने उसे पास तो कर दिया लेकिन विद अमेंडमेंट। अब अगर उस हाउस ने विद अमेंडमेंट उसको पास किया है तो अब ऐसा नहीं होगा, अब पहली सिचुएशन के मुताबिक उसे प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजा जाएगा, अब उसे अगेन जिस हाउस ने ओरिजिनेट की थी ये अमेंडमेंट उसकी तरफ दोबारा भेजा जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए। और दोबारा जब भेजा जाएगा तो दोबारा वो जो हाउस है जिसने उसे ओरिजिनेट किया था, इनिशिएट किया था, वो उसको दोबारा से 2/3 मेजोरिटी के साथ उस अमेंडमेंट को जो कि उस सेकंड हाउस ने सजेस्ट की थी उसको पास करेगा। मैं सिचुएशन को थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, अगेन क्लियर करवा देता हूँ। पहले हाउस ने बिल को पास किया 2/3 मेजोरिटी के साथ, सेकंड हाउस की तरफ ट्रांसमिट किया, सेकंड हाउस ने उस बिल को विद अमेंडमेंट पास किया। अब पास करने के बाद दोबारा से वो बिल आएगा फर्स्ट हाउस की तरफ, फर्स्ट हाउस उसको अगर तो पास कर देता है 2/3 मेजोरिटी के साथ रिकंसिडर करते हुए तो वो बिल दोबारा से प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देगा और आपका बिल जो अमेंडमेंट बिल है वो पास कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर जो फर्स्ट हाउस जिसने ओरिजिनेट किया था उसके बाद सेकंड हाउस की तरफ गई, सेकंड हाउस ने विद अमेंडमेंट पास किया और वो दोबारा से फर्स्ट हाउस की तरफ आया और उसने अगेन कोई अमेंडमेंट सजेस्ट की या उसको रिजेक्ट कर दिया तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पास कंसीडर नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि जिस हाउस ने भी जितनी दफ़ा भी पास करना है वो 2/3 मेजोरिटी से पास करना है, इसको सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं किया जा सकता। फर्दर इसके अंदर अगर हम क्लास 4 की बात करें तो वो ये कहता है, वहां पर एक और सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है। वो ये कहता है कि लेट्स सपोज पहले जितनी भी सिचुएशंस हमने डिस्क्राइब की हैं, जिनको एक्सप्लेन किया है, उन सिचुएशंस के तहत कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस चीज़ से रिलेटेड है, वो किसी भी प्रोविंस की लिमिट से रिलेटेड है कि किसी प्रोविंस की लिमिट्स को अल्टर किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में उसे प्रेसिडेंशियल दोनों हाउस के पास और दोनों हाउसेस से पास होने के बाद उसे प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए नहीं भेजा जाएगा, उससे उस रेलिवेंट जो प्रोविंस है जिसकी जो लिमिट है, बाउंड्री है, उसको अल्टर किया जा रहा है, उसकी प्रोविंशियल असेंबली में भेजा जाएगा और उस हाउस वो जो प्रोविंस है उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली उसको अगेन 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी, तब उस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाएगा। और अगर लेट्स सपोज दो प्रोविंसेस की जो बाउंड्री है उनको अल्टर किया जा रहा है तो दोनों की प्रोविंशियल असेंबली के पास भेजा जाएगा, वो दोनों की प्रोविंशियल असेंबली सेपरेटली उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी, पहले दोनों हाउसेस के पास होने के बाद, मतलब आपकी पार्लियामेंट पहले कंप्लीटली उसको पास करेगी, फिर प्रोविंशियल असेंबली जो रेलिवेंट आपका कंसर्न प्रोविंस है वो पास करेगी, तब उसको प्रेसिडेंशियल उसके लिए भेजा जाएगा असेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल असेंट उसे मिलेगी, तब आपका बिल पास कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज आपका बिल, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है वो पास नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल पूरा प्रोसीजर था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है। अब दो चीज़ें यहाँ पर और हैं। पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि हमारी क्लास 5 है वो ये कहती है
कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसी भी ग्राउंड पर किसी भी अदालत के अंदर कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, किसी भी अदालत के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो कि अदालती प्रेसिडेंट्स में ज़रूर मौजूद है कि मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है या आप शहरियों से उनके बुनियादी हकूक नहीं छीन सकते, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन का मैटर है। एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न वो बहुत क्लियर है कि उसको किसी भी लेवल पे कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लास्ट क्लास जो आर्टिकल 239 की है वो ये कहती है कि डाउट्स को क्लियर करने के लिए बड़ा क्लियरली उसने कह दिया कि जो आपकी पार्लियामेंट है, जो मजलिस शूरा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कदगन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के हवाले से। तो किसी भी किस्म की वो जो अमेंडमेंट है वो की जा सकती है। अब अगर हम कुछ दो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लें। पहली चीज़ ये कि क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो रिजिड है या वो आपका फ्लैक्सिबल है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो आपका अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो ना तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड है और ना वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत फ्लैक्सिबल है। तो हम समवेयर इन द मिडल कहीं पे फॉल कर रहे हैं। दूसरी एक डिबेट यहाँ पर यूज़ की जाती है कि जी क्या आपकी ये जो असम्बली है, जो नॉर्मल आपकी असम्बली होती है 5 ईयर के लिए इलेक्ट होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आजकल यूज़ होता है। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं इमरान खान साहब के टाइम के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर बात की जा रही थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा क्लियरली अपनी इस क्लास के अंदर कह दिया, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, कि आपकी असम्बली जो आपका पार्लियामेंट है, जो मजलिस शूरा है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी क्लास को, किसी प्रोविजन को, किसी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है। तो इट मीन्स कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली दोबारा से रिक्वायर्ड नहीं होगी, बल्कि यही असम्बली कंप्लीटली बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको भी अमेंड कर सकती है। बट एज फार एज द ओपिनियन इज कंसर्न, तो यहाँ पर कुछ जूरिस्ट जो लीगल डिबेट करते हैं उनका ये ओपिनियन है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये असम्बली, आपकी जो नॉर्मल असम्बली है, वो अमेंड नहीं कर सकती। उसके लिए सेपरेट जो इलेक्शन होना ज़रूरी है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो है उसका बनना ज़रूरी है। वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो इसको अमेंड कर सकती है। तो ये हमारा जो है वो एक बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड टॉपिक था। नेक्स्ट में हम जो है वो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लीगल मैटर के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।